हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरियों, कैसे हैं? आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए प्यारे 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 बच्चों, हम इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 10। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हिस्ट्री क्लास 10th का है और ये एनसीईआरटी है, ठीक है। जो कि आपको यहाँ से क्लास 10th का, और ये चैप्टर का नाम है 6, जो कि ये चैप्टर 6 चल रहा है, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ठीक है। तो शहर के जीवन और ग्रामीण जीवन में क्या अंतर होता है, शहरीकरण कैसे होता है, वहाँ के लोग सब कैसे होते हैं, उनके जीवन चाल कैसा होता है, इसके बारे में जानेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको जानेंगे। और इससे पहले आप इसका जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो ये पार्ट मेरा दूसरा वीडियो है, पार्ट 1 हो चुका है। तो पार्ट 2 में सिर्फ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने वाला आता है। सबसे पहले बात करें शहरों के विस्तार में भव्य डैश का निर्माण हुआ था। शहर का जब विस्तार हुआ तो किसका निर्माण हुआ था? पर फोटो का, यानी कि यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है इसको आप भर लीजिएगा। यहाँ पे भारी संख्या में डैश होता है, प्रवासी आकर इसमें लंदन भारी संख्या में डैश को आकर्षित करने का सफल हुआ, तो ये हो गया प्रवासियों में सफल हो गया, यानी प्रवासी वहाँ पे जाकर बसने लगे। शहर में रहने वाले को डैश सीमित है, यानी कि बाध्यता इनको सीमित किया गया था। उसकी बात है देश में नागरिकों के प्रति रुझान देना जाता था। विकासशील देश में नागरिकों के प्रति रुझान देना देखा जाता था। देश के द्वारा विकास और आवासीय के जनता के निबंधन इत्यादि के उपाय किए गए थे, तो ये था नगर प्रबंधन था, ठीक है। आप उसी तरह से यहाँ पे मिलान करने वाला है। आप यहाँ पे इसका आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में, इसको आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मिला लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे इसका जो आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे हम यहाँ पे आंसर डाल दिए हुए हैं, इसको आप देखकर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से लघुत्तरीय क्वेश्चन जो होते हैं 60 शब्दों में लिखने, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फास्ट में और यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहले पूछा कि किन प्रक्रिया के द्वारा आधुनिक शहर का स्थापना निर्णय के रूप से होता है। तो प्यारे अगर इसकी बात करें तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि औद्योगिक पूंजीवादी का उदय, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक और ओलंपिक आदर्श का विकास हुआ। यह 3 प्रक्रियाओं हैं जिससे आधुनिक शहर का स्थापना निर्माण भूमिका को निभाई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा बात करें प्यारे, तो क्या करा है कि समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नागरिक क्षेत्र में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। मतलब समाज में जो वर्गीकृत होता है, अलग अलग वर्गों में बांटना, ये किस तरह से होता है, कैसे होता है। तो ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में समाज एवं वर्गी के निम्न आधार पर किया जाता है, जैसे कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में 2 तरह से किया जाता है। अगला हम बात करते हैं कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण एवं नगरीय बनावट को 2 आधार क्या क्या है। तो यह है जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात। ये 2 भाग जो होते हैं, अलग अलग भाग में इसे बांट दिया जाता है। अगली बात करते हैं कि गांव के कृषि, अन्य एवं क्रियाशील के विशेष को दर्शाइए। तो बात करते हैं गांव की आबादी का एक बड़ी हिस्सा कृषि संबंधित और व्यवसाय से जुड़ा होता है। गांव का जो हिस्सा जो होता है ना, तो सबसे ज़्यादा गांव के लोग क्या करते हैं, कृषि बाड़ी करते हैं, ठीक, अपनी व्यवसाय करते हैं। और अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पादन से ही होती है, जो इनका आय का प्रमुख स्रोत होता है और आय का प्रमुख स्रोत होता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का है कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है। शहर जो है किस प्रकार का क्रिया का केंद्र बन जाता है, किस तरह का। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो ये उत्तर क्या है कि शहर राजनीतिक प्रतिधिकार का केंद्र होता है, जहां दफ्तर, व्यापारी और अधिकारी बसने लगते हैं। तो शहर में अधिकतर जो लोग क्यों होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जिसको बिजनेस करना रहता है, ठीक है, व्यापार करना रहता है, वही लोग जाकर वहाँ पे बस जाते हैं। जिसके पास बड़े बड़े घर बन जाते हैं, दफ्तर हो जाते हैं, जिसको ऑफिस जाना रहता है, वो लोग अधिकतर जाकर शहर में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं बच्चों की नगरीय जीवन आधुनिक एवं दूसरे के भिन्न रूप से कैसे जुड़े होते हैं। तो परिवर्तन के दिशा अटूट नियम है, जिसमें 7 अदल बदल होती रहती है और आधुनिकता के में श्रेणी में रखते हैं। और यह परिवर्तन हमारे वेशभूषा, जीवन इत्यादि में आता है, जो सर्वप्रथम शहरी जीवन के परिकलित होता है। आधुनिक संचार की सुविधाएं, आधुनिक घरेलू उपयोगी पदार्थ, नई नई डिजाइनों वाले वेशभूषा आदि सर्वप्रथम नगरीय जीवन में ही दिखाई देता है, क्योंकि अपनाने के लिए वहाँ आवश्यक साधन का माध्यम उपलब्ध होता है। तो जैसे कि बड़े बड़े जो
कपड़ा हो गया, वेशभूषा हो गया, नए नए डिजाइन हो गया, तो ये गांव में नहीं चलता, ये शहर में चलता है। इसलिए शहर सबसे ज़्यादा शहर में दिखाया जाता है और शहर के लोग भी ज़्यादा उसका उपयोग भी करते हैं। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि नगर में विशेषता का अधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी। मतलब नगर में जो है विशेषताओं का प्राप्त वर्ग जो है अल्पसंख्यक है, ये कैसे हम मान्यता कह दें कि अल्पसंख्यक है। तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें तो किसी भी नगर एवं विशेष कर प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक होता है। ऐसा मान्यता का मुख्य कारण है कि पूंजी का आसान विवरण पूंजी कुछ मुट्ठी पर लोगों के पास ही सीमित होती है। मतलब हर व्यक्ति के पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है कि वो अच्छे से अच्छे चीज़ खा सके, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सके, जिसे पूंजीपति वर्ग कहते हैं। और अपनी पूंजी के बल पर वह हर कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त कर लेता है। अब जिसके पास पूंजी है तो आसानी से कोई भी चीज़ में वो आगे बढ़ सकता है, आगे कर सकता है। जिसके पास पूंजी नहीं है वो आगे नहीं कर सकता है, बेचारा वह पीछे चला जाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि नागरिक आंदोलन के नई नई नीतियों में किस प्रकार का आंदोलन प्रयास बनी है और नगर के अधिकांश के प्रति नई चेतना विकसित हुई है। अर्थात यह राजनैतिक एवं भौगोलिक पर अधिक स्थिति उत्पन्न करने के लिए राजनैतिक अधिकार का जानना बहुत ही जरूरी होता है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा कि व्यवसाय पूंजी के किस प्रकार से नगरों के भेद में अपना योगदान दिया है। तो व्यवसाय पूंजी ने नगरों एवं विद्युत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि इस कारण से ही नगरों की शिक्षा, यातायात व्यवस्था, सुविधा आदि का विकास हुआ है। व्यापार में सर्व शहरों की स्थापना से मुख्य आधार थे और व्यवसायी अब क्या कहता है कि व्यवसाय पूंजीवादी कारण अर्थव्यवस्था अधीन होती गई, जिसके नगरों का उद्गम को बल मिलता गया। अब क्वेश्चन नंबर प्यारे हम 10 की बात करें तो क्वेश्चन 10 क्या करा है कि शहर के उद्गम में मध्य वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही। वर्ग तो बात करें तो मध्य वर्ग एक नई शिक्षित वर्ग के रूप में उभरा, जो विभिन्न पेशों में रहकर भी असत एक समान प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आया एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। यह विभिन्न रूप में कार्यरत और शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क और अकाउंटेंट, परंतु इसके जीवन के मूल्य आदर्श समान रहे और आर्थिक एवं वेतन भोगी के रूप में भी उभर कर सामने हैं। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों से अवगत हुआ। मतलब श्रमिक बोले तो जो श्रमिक जो होते हैं मजदूर होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले। उसके बाद हम बात करें तो जो लेबर मजदूर होते हैं उसको हम श्रमिक कहते हैं। तो क्या होता है कि शहर में फैक्ट्री, अब गांव में तो फैक्ट्री लगाता नहीं है, गांव में तो फैक्ट्री है नहीं, तो गांव में अगर फैक्ट्री नहीं है तो भाई रोजगार के लिए तो शहर ही आना पड़ेगा ना। तो फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि वर्ग रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन करने लगे। और अभी भी होता है, जैसे कि हमारे बिहार में अगर बात करें तो बिहार में उस तरह का फैक्ट्री नहीं है, उस तरह का कंपनियां नहीं है, उससे IT सेक्टर नहीं है। तो इसके वजह से हमको क्या करना पड़ता है, बिहार के यूपी के जो लोगों का हो तो वो दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, क्योंकि दूसरे राज्य में बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, कारखाना है, कंपनियां हैं, तो वहाँ पे मजदूरों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से लोग वहाँ पे जाते हैं, उनको व्यवसाय मिल जाता है, यानी कि रोजी मिल जाता है। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस तरह का साधन ही नहीं है, नहीं बड़े बड़े कंपनियां हैं, न फैक्ट्रियां हैं, न IT सेक्टर है। तो यहाँ से पढ़े लिखे बच्चे करे तो क्या करें, तो ये बाहर पलायन करते हैं पैसे कमाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्यारे 12 नंबर क्वेश्चन बात करें तो 12 नंबर क्या करा है कि शहरों की किन नई समस्याओं को जन्म दिया है। मतलब शहर में जो है कौन सा नए नए समस्या को जन्म दिया है, समस्या को खड़ा कर दिया है। तो शहर में निम्नलिखित कई समस्याओं को जन्म दे दिया है। जैसे कि बात करें कि आवास की समस्या, आवास बोले तो रहने की समस्या। हमारे गांव में तो रहने की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन शहर में चल जाइए आपको रहने के लिए बहुत दिक्कत होगी, जल्दी आपको रूम नहीं मिलेगा, और रूम मिलेगा तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो ये समस्या को जन्म दिया, आवास की समस्या हो गया। उसके बाद जलापूर्ति की समस्या, वहाँ पे आपको पानी की समस्या होगी, पानी जल्दी आपको मिलेगा नहीं, वो पानी मिलेगा तो सही नहीं मिलेगा। प्रदूषण की समस्या, ये सभी समस्या जो है, सभी समस्याएं वहाँ पे शहर जीवन में समस्या का जन्म देता है। ठीक, तो ये 12 क्वेश्चन हो गया लगे। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, जो कि ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो चलिए 5 मिनट में 5 क्वेश्चन फटाफट करते हैं, धकाधक करते हैं। आप जल्दी से ना इसको दबाकर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर का है कि शहरों के विकास में पृष्ठभूमि और प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। तो शहर के विकास के पृष्ठभूमि मध्यकालीन संत और समाजों के संरचना एवं मध्यकालीन जीवन के मूल्य 13वीं शताब्दी एवं अपने शिखर पर था। कई प्रतिरोधी के पक्ष में यह व्यवस्था ने नई एवं ब्रह्मांड स्थिति को जोड़कर जो नई स्थिति करना चाहती थी वह स्वतंत्र और रोक लगी और सामाहिक क्रिया अतत एवं नई समाज की राजनीतिक संरचना को विकसित हुआ जो अपनी परंपराओं एवं स्वरुचि को प्रकट रूप से ऋणी की होती। लेकिन नवीन जो होता है, लेकिन नवीन का मतलब होता है नया। नवीन का क्या मतलब होता है? नया होता है, जो कि नई राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणाओं एवं स्वीकार करनी थी। अधिकांश लौकिक एवं जिज्ञासु प्रकृति से प्रेरित होते थे और इससे जीवन के परिणरूप उदय हुआ करता था। शहरीकरण की प्रक्रिया 3 ऐतिहासिक प्रक्रिया में से आधुनिक शहर की स्थापना निर्णायक भूमिका निभाई। अगला हम प्यारे बात करें इसी का क्या कहा कि औद्योगिक पूंजीवादी का उदय हुआ। उसमें बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनका उदय होता है। विश्व के विशाल भूभाग पर सैनिक शासन की व्यवस्था और लोकतांत्रिक के आदेश का विकास हुआ। इस तरह से ग्रामीण में सामंत व्यवस्था हटकर एक प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति हुई और नगरवाद जन समूह से बड़े भाग का जीवन प्रति के रूप में आधुनिक घटना है। चलिए प्यारे, और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन के बीच भिन्नता को स्पष्ट करें। मतलब ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन, नगर के जीवन में क्या भिन्न है, क्या अंतर है, आप इसके बारे में बताइए। तो देखिए, गांव और शहर के बीच काफ़ी भिन्नता है। मतलब गांव और शहर बहुत सारे भिन्न है, थोड़ा बहुत भिन्न नहीं है, बहुत भिन्न अंतर है। गाँव की आज़ादी कम होती है, गाँव की आबादी कम होती है, नगर की ज़्यादा। गांव में खेती पशुपालन का मुख्य जीविका है तो शहर में व्यापार और उत्पादन। गांव में प्रकृति वातावरण स्वच्छ है तो शहर में प्रदूषित है। सही बात है। गांव में आप जाइएगा ना तो गांव में पेड़ पौधे खलियान वातावरण आपको शुद्ध मिलेगा, प्रदूषित नहीं मिलेगा, प्रदूषण नहीं मिलेगा। वहाँ पे शिक्षा यातायात सुविधाएँ आदि शहर में अधिक उन्नत व्यवस्था होती है। और गांव में जो होता है शिक्षा की व्यवस्था तो होती है लेकिन शहरों में ज़्यादा होती है, माहौल अच्छा होता है, वहाँ पे शहरें होती है, इसलिए शहरों में आधुनिकता का बोलबाला होता है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिकता के काफ़ी दूर होते हैं। आधुनिकता मतलब तो होता है ना हर चीज़ का रहन सहन बोल चाल, ये सब ज़्यादा शहरों में होता है लेकिन गांव में उस तरह का नहीं होता है। गांव के लोग सब बस अपना काम धंधा खाने पीने और रोजगार में बिजी रहते हैं, उसको और दूसरे चीज़ से मतलब नहीं रहता है। और उसी की बात करें तो क्या बोला कि नगर में रोजगार के साधन की अधिकता होती है जबकि गांव में रोजगार के साधन नहीं के बराबर होते। सही है कि शहर में रोजगार मिल जाती है क्योंकि शहर में क्या है, दुकानें हैं, शहर में आपका मिल जाएगा, फैक्ट्रियाँ मिल जाएगा, शहर में आपको गोदाम मिल जाएंगे, शहर में आपको कंपनियां मिल जाएंगे, तो वहाँ पे रोजगार हो जाएगा। लेकिन गांव में कोई कंपनी लगाता है? नहीं लगाता है। गांव में क्या कोई अपना दुकान खोलता है, कोई कंपनी बैठाता है, फैक्ट्री लगाता है, कारखाना नहीं लगता, इसीलिए गांव में रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक, ग्रामीण के जीवन के स्तर का निम्न होता है, नगरीय लोग का जीवन स्तर उच्च होता है। ग्रामीण लोग सामान्य तौर से निकष्ट और ईमानदार होते हैं जबकि नगरीय क्षेत्र में घृणा दृष्टि और दोष अधिक होता है। जो गांव के जो लोग होते हैं उसमें छल कपट नहीं होती है, उसके अंदर सच्ची भावना ईमानदारी की भावना होती है, लेकिन शहर के लोगों के पास ऐसी भावना नहीं होती। शहर के लोगों के पास हमेशा छल कपट छीन छोड़ की भावना होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन और बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि शहरी जीवन में किस प्रकार की सामाजिक बदलाव आए थे। तो देखिए, शहरी जीवन के प्रक्रिया में सामाजिक जीवन में काफ़ी बदलाव आया। ग्रामीण जीवन मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित थे परंतु नागरिक जीवन गतिशील समुदाय और अर्थव्यवस्था पर आधारित था। अगला हम बात करते हैं कि रोजगार के साधन में अधिकता के कारण शहर के लोग को जीवन का स्तर उठने लगा था और शिक्षा का प्रचार सामाजिक जीवन में एक नया बदलाव आया था। ठीक था, जिसे जिसे शिक्षा का प्रचार होते गया, पहले तो लड़कियों लोग को पढ़ने के लिए भेजा नहीं जाता था, उसे ऐसा लगता था कि लड़कियों पढ़ लिख लेगी तो फिर घर का काम धंधा नहीं कर पाएगी, कामों में हाथ नहीं बटाएगी,
और वो थोड़ा सा इधर उधर ध्यान में भटक जाएगी, इसीलिए लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। अब तो माहौल ही चेंज हो गया, नया बदलाव लेकर आया और लोग में स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी थी। अधिकांश धन पार्जन के लिए अति प्रधा माहौल बढ़ने लगा था। लोगों के जीवन में सुविधाएं तो बढ़ने लगी, परंतु कलुषता और विचार में बढ़ने लगा, जिससे मानव भी भावना घटने लगी थी। लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचने लगे थे। सामाजिक जीवन में आधुनिकता और बोलबाला में बढ़ी और नागरिक जीवन के आधुनिकता एक दूसरे से पूरक बन गए और व्यक्तिवाद से भावना बढ़ने लगी। अब क्या था कि उसमें लोग सब सिर्फ अपने बारे में सोचते थे कि यार मैं पहले ये मैं कमा लेता हूँ, यार तुम बाद में कमाना, यार पहले मैं ये काम करूँगा बाद में तुम करना। तो ऐसी भावना होती है। लोग सब क्या होते हैं कि अपने लिए जीते हैं। तो जो अपने लिए जीते हैं वह सच्चे इंसान नहीं होते। इंसान तो वो होते हैं जो दूसरे के लिए जीते हैं। आप बताओ आप किसके लिए जीते हो? मैं भी दूसरे के लिए जी रहा हूँ, ठीक, मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ। अगली बात करते हैं कि शहरीकरण की प्रक्रिया एवं व्यवसायी वर्ग, मध्य वर्ग, मजदूर वर्ग एवं भूमिका की चर्चा करें। करा कि शहरीकरण की जो प्रक्रिया है, व्यवसाय है, आप उसमें बताना है कि व्यवसायी वर्ग हो गया, मध्य वर्ग हो गया, मजदूर वर्ग हो गया, इसकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। व्यवसायी वर्ग की भूमिका क्या रहती है, मध्य वर्ग की भूमिका क्या रहती है और मजदूर जो वर्ग होता है इस समय सबका भूमिका क्या होती है, ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या कैसे अपनी जीवन पालन करते हैं। ठीक है, तो देखिए शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसाय वर्ग, मध्य वर्ग, मजदूर वर्ग की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। सही बात है, सभी की अगर भूमिका की बात करें तो जब मजदूर कोई काम कर नहीं देगा तो वह काम, अगर किसान अगर बात करें ये मजदूर वर्ग हैं, तो ये काम नहीं करेगा तो क्या व्यवसाय जो है बिजनेसमैन वाला जो है आगे ये बात ही नहीं जाएगा, आगे उनके पास वो फल ही नहीं जाएगा, आगे उनके पास कोई सब्जी ही नहीं जाएगा। खेती तो किसान करेगा, उसको आगे भेजेगा तब तो वो व्यवसाय लेगा, तब तो आगे बढ़ेगा। यानी कि सबका तालमेल बैठना बहुत जरूरी होता है। तो तीनों का क्या है, उद्देश्य पूर्ति वाणिज्य की कल। अब इसकी बात करें तो व्यवसाय वर्ग के अपने वर्ग उद्देश्य को पूर्ति वाणिज्य कार्यस्थलों, जन परिवहन प्रणाली, केंद्र और इत्यादि के स्थापित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे वह धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगती है और समाज परिवर्तन होने लगता है। क्या होता है, समाज में परिवर्तन होने लगता है और छोटा सा शहर क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। अब गांव में जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो गांव जो होता है पहले तो कहीं पे चौक चट्टी बनता है, फिर धीरे धीरे बहुत सारे मार्केट बन जाते हैं, फिर वहाँ पे जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, लोग सब बढ़ते हैं, वहाँ एक तरह का एक शहर में बदल जाता है। मध्य वर्ग धीरे धीरे एक नए शिक्षित वर्ग के रूप में उभरने लगा। इस वर्ग से शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क और अकाउंटेंट इत्यादि विभिन्न पदों पर लोग आसीन होने लगे। इनकी आर्थिक उत्पत्ति होने लगी, जिससे वह सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया और शहरीकरण की प्रक्रिया में आरंभ हो गई। अगला हम बात करें इसी का बात करें तो गांव के किसान मजदूर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और प्रतिष्ठान व्यक्तियों के प्रस्थानों से और पालन करने के लिए, जिसमें शहरीकरण की प्रक्रिया पर बल मिला। मतलब उन्होंने क्या किया कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए क्या किया कि अपने गांव में कृषि मजदूरी पलायन किए और लोग शहरीकरण में प्रक्रिया पर बल देने लगे कि गांव में यार कुछ नहीं है, गांव में खेती करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अब हमें बाहर में जाकर कमाना होगा। तो लोग सब क्या करने लगे, पैसे की अभाव होगी, पैसे की कमी हो गई, तो लोग सब गांव छोड़कर शहर में जाने लगे और वहाँ पे काम धंधा खोजने लगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि औपनिवेशिक शहर के रूप में मुंबई शहर किस से समीक्षा करें। तो देखिए मुंबई शहर की बात करें तो भारत की वाणिज्य और राजधानी थी, भारत की राजधानी पहले थी, भारत की वाणिज्य राजधानी थी। एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। कौन, मुंबई, जहाँ पे कपड़े का जो खान बनाया गया था उद्योग वहीं पे था, जहाँ कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे और वहाँ से वो जो कपास की खेती होती थी और वहाँ से वो कच्चे माल तोड़कर और फिर दूसरे जगह भेजे जाते थे। यहाँ से व्यापार बढ़ने लगा। इस व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी का महाजन बल्कि कारीगरों का दुकान भी मुंबई में बसने लगा। अब जैसे जैसे खेती होना शुरू हुआ तो लोग मजदूर जाने लगे, वहाँ से अपना कारोबार शुरू करने लगे, जिससे मुंबई में लोग आकर बसना शुरू कर दिए। कपड़ा मिलें खुलने पर और अधिक जनसंख्या में लोग शहर की ओर उन्मुख हुए और 1954 ईस्वी में पहली कपड़ा मिल स्थापित किया, जो 1919 ईस्वी तक और 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी
थी। अब उस समय क्या था कि कपड़ा मिल तो खुला 1954 ईस्वी में, ठीक है। 1954 ईस्वी में पहली कपड़ा मिल स्थापित किया और 1921 ईस्वी तक वहाँ 85 मिल खुल चुका था पहले से ही, और जिनमें लगभग 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे। और 1931 तक लगभग एक चौथाई ही मुंबई के निवासी थे, बाकी निवास बाहर से आकर बसे हुए थे। और वहाँ पे जितने जो निवासी जो वहाँ पे काम करने वाले बसे हुए थे, ये सभी दूसरे राज्य से, हर अलग अलग क्षेत्र से आए थे। तो उसमें अगर बात करें तो मुंबई के निवासी तो थे ही, लेकिन उसमें मुंबई की प्रति क्षेत्रफल का 9.5 वर्ग गज था। वहाँ प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे, एक मकान में 20 व्यक्ति रहने थे। अब 20 व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? रूम हो सकता है, कमरा हो सकता है, इस तरह से। अगली बात करें तो मुंबई का विकास सुनियोजित तरीके से नहीं हो सका, बल्कि 1800 के आसपास मुंबई फोर्ट एरिया का केंद्र था और दोनों हिस्से में बटा हुआ था। एक हिस्से में नेटिव रहते थे और दूसरे हिस्से में यूरोपियन का गोरे रहते थे। कुल आबादी उत्तर में एक यूरोपियन उपनगर और औद्योगिक पट्टी में विकसित होने लगी थी, और दक्षिण में इसी तरह से यूरोपियन आबादी एक छावनी थी। यह नस्लें और अन्य प्रेसिडेंट में शहर में भी रहते थे। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर उसी का है कि 19वीं शताब्दी में मध्य तक एशिया और अधिक जमीन का जरूरतें महसूस सरकार के निजी कंपनियों के द्वारा नई योजना बनाई गई थी। और इस योजना के तहत 1864 में मालाबार के हिले कोलंबर के आखिरी छोर तक पश्चिमी तट को विकसित करने के लिए डेका बैंक कलेक्शन कंपनीज को मिला। और 20वीं सदी के आने तक जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ी, अधिक से अधिक जमीन को घेर लिया गया और समुद्री जमीन को विकसित किया जाने लगा। देखिए अब वहाँ पे घेरने के बाद क्या होता है कि लोग तो रहते थे, लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे दूसरे देश से लोग, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आया, तो पहले तो वह खोजते खोजते आया कि कंपनी में भी रोजगार करे, लेकिन रोजगार के माध्यम से वो शासन भी करने लगे। फिर अगला हम बात करते हैं कि अन्य टेस्ट शुरू की गई और टेस्ट 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोदान का निर्माण किया गया, जिसे खुदाई से जो मिट्टी निकली उसे इस्तेमाल करके 22 एकड़ वाला स्टैंड बना दिया गया, जिसके बाद मशहूर मेरी ड्राइव भी बनाया गया, जिसको मरीन ड्राइव भी कहते हैं, जो लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि छठा क्वेश्चन कि शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? शहरीकरण के सहायता तत्वों का उल्लेख करें। शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? शहरीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। शहरीकरण का इतिहास काफ़ी पुराना है। मानव सभ्यता का विकास के साथ साथ शहरी उद्देश्य और विकास हुआ था। सुमेर यानी कि मेसोपोटामिया, हड़प्पा, भारत, पाकिस्तान, रोम, यूनानी सभ्यता के अनेक स्तर से विकसित हुआ। जैसे कि मेसोपोटामिया क्या है? हमारा देश है। हड़प्पा जो आया था भारत में, यानी कि पाकिस्तान, रोम, यूनानियन जो था, अनेक तरह का विकास यहाँ पे हुआ था। मध्यकालीन और आधुनिक काल में शहरीकरण एवं प्रक्रिया जारी रहा और प्राचीन और आधुनिक शहर में स्वरूप अंतर देखा जा सकता है। तभी शहर के एक साझा विकसित में और नगर के उद्योग के ऋषि के व्यवसाय में का केंद्र बना हुआ था। और शहर के जीवन शैली क्या थे कि शहर के जीवन शैली ग्रामीण से क्या थे, गांव से भिन्न थे। शहर में नागरिक जीवन का संस्कृति का विकास हुआ था। अब नगर में क्या हुआ? शहर में नगरी जीवन में संस्कृति जैसे कि रहन सहन, बोल चाल, अपनी भाषा, इसका कहाँ हुआ? विकास हुआ। शहरीकरण से प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें अंतर्गत गांव, छोटे छोटे कस्बे, शहर, नगर और महानगर में तब्दील हो जाते थे। शहर में उदय और विकास में अनेक कारणों का योगदान रहता था। इसमें आधुनिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण प्रमुख थे। इसमें आर्थिक भी कारण थे, राजनीतिक भी कारण मिले हुए थे और इसमें धार्मिक कारण भी मिलकर उस गांव मोहल्ले को भी आगे बढ़ाते थे। शहरी में सहायता तत्व आधुनिक शहरों का उदय 3 तत्वों के महत्वपूर्ण योगदान रहा। और ये 3 तत्व कौन कौन थे? ये 3 तत्व इस प्रकार थे कि औद्योगिक पूंजीवादी का उदय, उपनिवेशिक का विकास और लोकतांत्रिक आदर्श का विकास शहरीकरण के आर्थिक व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाला था। तो ये आज का लिए इतना ही क्वेश्चन था। और कुछ क्वेश्चन अति लघुत्तरीय जो है यहाँ पे लिए, इसको भी देख लीजिए कि प्राचीन इराक का सबसे प्रमुख नगर कौन था? तो उर प्राचीन इराक। ठीक है, उर प्राचीन इराक। अगला कि 1880 में दुर्गाचरण
दुर्गाचरण राय के प्रस्तुत पुस्तक का क्या नाम था? तो ये था दोबो गिर मत्स्य आगमन, उनका पुस्तक था। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर देखिए क्या कह रहा है तीसरा कि इंग्लैंड में संयमता आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था किसने? मध्यवर्गीय ने चलाया था। किसने चलाया था? मध्यवर्गीय ने चलाया था। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में धुआं-धरोह कानून सबसे पहले कहाँ और कब स्थापित किया गया था, यानी कि कब बनाया गया था? तो भारत में धुआं निरोध कानून सबसे पहले कोलकाता में 1863 में बनाया गया था। अगला है आधुनिक काल में शहरीकरण पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ा था? तो आधुनिक बात करें तो आधुनिक शहर में उदय में औद्योगिक पूंजीपति के उद्योग से गहरे प्रभाव प्रभावित हुआ था का औद्योगिक पूंजीवादी से। ठीक है, अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि उन दो कानूनों के नाम लिखे जिनके इंग्लैंड के बाल श्रमिकों को कारखाने के काम पर करने से रोक दिया था। तो इसकी बात करें तो उत्तर की बात करें तो जिन दो कानून इंग्लैंड के श्रमिक कारखाने के नाम पर रोक दिया था प्यारे बच्चों, वो दो थे अनमिक्स प्रवृत्ति शिक्षा और 1902 में फैक्ट्री कानून। इस दोनों पर क्या किया था? इंग्लैंड के जो श्रमिक जो थे कारखाने थे इस पे काम करने के लिए रोक दिया गया था। ठीक, प्राथमिक शिक्षा को और 1902 में फैक्ट्री कानून को, इस पे रोक लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर प्यारे 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि शहरीकरण और पुरुष एवं महिलाओं के समान रूप से क्या प्रभाव पड़ा? मतलब शहरीकरण का जो पुरुष थी और महिलाएं थी दोनों में क्या प्रभाव पड़ा था? तो प्यारे बात करें तो शहरीकरण का पुरुषों एवं महिलाओं का समान प्रभाव पड़ा। समान यानी कि दोनों पर सेम प्रभाव पड़ता है। दोनों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकार और कार्यों पर भी बल दिया गया। दोनों को एक समान काम करने की, कहीं पे जाने की, हर चीज़ की करने की समान बल दिया गया। अगला है कि मुंबई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? इनका निर्माण कब से आरंभ हुआ था? मतलब मुंबई की जो चार्ल्स थी ये किसकी इमारत थी और ये कब आरंभ किया गया था? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी बात करें तो मुंबई में बाहर से आए मजदूर का आवास के लिए बड़ी संख्या में चॉल्स बनाया गया था। अगर चॉल्स की बात करें तो जो ठहरने के लिए बड़े बड़े जो हाउस होते हैं ना, गेट हाउस, इस तरह का एक चॉल्स बना दिया गया था जो दूसरे देश से बाहर से मुंबई में बाहर से आए, मुंबई तो था ही, मुंबई से जो बाहर से जो मजदूर आए थे काम करने के लिए उनको ठहरने के लिए बड़ी संख्या में चॉल्स बनवाया गया था। चॉल्स बहुमंजिली इमारत है, यानी कि वो गेट जिससे हमने गेट हाउस ये सब बोलते हैं ना उस तरह का था। बहुत बड़ी इमारत बनाई गई थी। इसका निर्माण जो था 1860 ईस्वी में आरंभ में किया गया था और ये अंग्रेज की ज़माने में था। अंग्रेज हमारा जो था हमारे देश में शासन किया 200 वर्षों तक और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और ये बात कब की है? 1860 की बात है। ठीक है, तो उस समय हमारे जो यहाँ के जो कारीगर थे ये लोग काम करते थे, उनको काम पर रहने के लिए, अब मान लेते कि बॉम्बे से तो कोई रोज़ आ जा सक नहीं है, तो उसको रहने के लिए वहाँ पे बनाया गया था ठहरने के लिए। अगला बात करते हैं कि वो दो फिल्मों के नाम लिखे। क्या है कि उन दो फिल्मों के नाम लिखे जो मुंबई के अंतर्गत आयामों को उल्लेख किया गया है। तो देखिए सीआईडी और गेस्ट हाउस, देखिए दो फिल्में आ गया, सीआईडी और गेस्ट हाउस जो है दो फिल्म मुंबई के अति विरोधी आयामों को उल्लेख किया। मतलब इसमें सीआईडी में और गेस्ट हाउस में इस पिक्चर में आपको मुंबई के जो अंत विरोधी जो आयाम हैं, वहाँ के जो बातें हैं, वेशभूषा जैसे जैसे होता है, तो उस के बारे में आपको सीआईडी में और गेस्ट हाउस जो फिल्म है उसको उसमें दिखाया गया है, शोध किया गया है। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके पास 10 नंबर आ गया और यहाँ से आपका वीडियो होता है समाप्त। तो लास्ट क्वेश्चन है कि शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो शहरों की सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो ये सबसे बड़ी समस्या बढ़ती जनसंख्या है। इसे पुनर्विता आवास की थी। अब देखिए जैसे जैसे बढ़ती जनसंख्या आएगी ना, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो गांव कस्बे हैं ना वो शहर बन जाएंगे। सभी जगह घर 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 हो जाएंगे और उपजाने के लिए खेती नहीं बचेगा तो भाई खाएगा क्या? अगर आबादी फैलेगी तो हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ बड़े हो जाएंगे तो फिर फैलेगी तो घाटा ही होगा। अब बता देते हैं कैसे। अगर किसी व्यक्ति के 4 बेटे हैं, ठीक, तो एक घर बनाया तो एक घर में वो 4 बेटा है, ठीक। फिर जब उसकी शादी होगी तो फिर मान लेते हैं किसी का 2 बच्चा हुआ, किसी का 3 बच्चा हुआ, किसी का 3 लड़का, किसी का 2 लड़का, तो एक घर में वो एडजस्ट नहीं हो पाता है। ये मतलब एक सच्चाई है कि आजकल 2 भाई हो या 3 भाई हो,
उसको पटता नहीं है, और पटता नहीं है जिसके वजह से क्या करता है, फिर वो अलग घर बनाता है। तो एक घर तो था ही, फिर दूसरा घर बना लिया। तो एक जो आपका पहले से जो खेत था वो उसमें धान गेहूँ उपजाते थे, उससे अनाज आता था। तो ये एक व्यक्ति की बात हुआ। इसी तरह से हर गांव में, हर समाज में, हर जगह होता है। तो ऐसा ऐसा करते करते जब खेत वो मकानों में बदल जाएगी, शहरों में खेत बदल जाएगी, तो फिर खेतों में ये अनाज आएगा कहाँ से, अनाज तो उपजेगा कहाँ पे। तो ये परेशानी आएगी, और धीरे धीरे जनसंख्या जब बढ़ेगी तो हर चीज़ का रेट बढ़ेगा, कभी घटने वाला नहीं है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चैप्टर का आपका क्वेश्चन है सर, आप नोट्स लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में आपका उसका नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उस नंबर पे आपको कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स या क्वेश्चन आंसर आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड का शेयर जरूर कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।